हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिज़ास्टर के बारे में, सिचुएशन के बारे में जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हर कोई एक दूसरे के साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रख रहा है। हर कोई अपने अपने घरों पे है, लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है। तो अगर हम ये कहें कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि हाँ, शुरुआत हो चुकी है। अब शुरुआत जो इसकी हुई है, हम इसे क्यों समझ रहे हैं कि ये एक वर्ल्ड वॉर है। वर्ल्ड वॉर में मेन जो इश्यूज आते हैं, सबसे पहले तीन सबसे बड़े इश्यूज जो होते हैं। एक होता है डेथ, कि बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं, लोगों की डेथ होती है। ये एक सबसे पहला पॉइंट होता है किसी भी वर्ल्ड वॉर को आइडेंटिफाई करने का। दूसरी चीज़, किसी भी तरीके से आपके रिसोर्सेज जो आप यूज़ करते हैं उसकी प्रोडक्शन अगर बंद हो जाती है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में, सारे वर्ल्ड में लॉकडाउन सिचुएशन है। हर कोई अपने अपने घरों पे है। इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, ऑफिसेज सब कुछ बंद है। तो प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल रुक चुका है। सिर्फ जो बेसिक फूड आइटम्स हैं उन्हीं की प्रोडक्शन हो रही है। तीसरी चीज़, फाइनेंशियल लॉस। आप सब जानते हैं कि इस सिचुएशन में, लॉकडाउन की वजह से, ऑफिसेज बंद होने की वजह से कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस पर डे हर कंट्री, हर स्टेट को उठाना पड़ रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हाँ, तीसरा विश्व युद्ध अब शुरू हो चुका है। और इससे सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी कंट्री जो नहीं, पूरी वर्ल्ड जो है वो इम्पैक्ट कर रही है, चाइना को छोड़कर। अब ये वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट करने में चाइना का सबसे बड़ा हाथ है, आप सब जानते हैं। क्योंकि चाइना के वुहान शहर में ही इस वायरस की शुरुआत हुई थी। अब ये जो वॉर है, इसमें किसी भी तरीके का कोई न्यूक्लियर वेपन, कोई हाइड्रोजन वेपन, कोई गोली या बम का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें सिर्फ ऐसा एक वायरस जो है जनरेट हुआ है जो पूरे दुनिया में फैल चुका है। और अब लोग ये सोचने पे, इवन पूरी दुनिया ये सोचने पे मजबूर है कि अब इस सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करेंगे, या फिर इस सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकलेंगे, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब इस सिचुएशन में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, पूरी दुनिया अपने घरों पे है, हर कोई अपने घरों पे है, सिर्फ चाइना में प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी है, इंडस्ट्रीज़ ओपन हो चुकी है, हर तरीके की प्रोडक्शन वहाँ पे हो रही है, फैक्ट्रीज़ वहाँ पे चल रही है। लॉकडाउन हट चुका है, हर कोई अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अब अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट आई थी जो हम पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स पर। और उस रिपोर्ट में ये आया था कि क्रूड ऑयल जबकि इतना सस्ता हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, जो है अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल का रेट जो है बहुत ही कम हो चुका है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के रेट भी जो हैं काफ़ी जगहों पे कम हुए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में पूरी दुनिया में हर कोई अपने अपने घरों पे है, लेकिन चाइना जो है वो अपना ऑयल वेल जो है, अपने जो तेल भंडार है वो उसको भरने में लगा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसे बहुत ही सस्ते दाम पर ये क्रूड ऑयल अभी मिल रहा है। और शायद जब तक ये सिचुएशन ख़त्म नहीं होती है तब तक चाइना अपना बहुत जो है ऑयल का जो बैकअप बना चुका होगा। और जितना बैकअप उनके पास होगा वो शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो चाइना से जो कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, पूरी दुनिया में महामारी फैली है, पूरी दुनिया की सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है। आप सब जानते हैं कि यूएस में, स्पेन में, और जो यूरोपियन कंट्रीज है उनमें हज़ारों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इवन कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि उन्हें दफनाने के लिए जो है ग्रेवयार्ड भी अब पूरे नहीं बचे हैं। क्या कंडीशन है जो है, हम इस कंडीशन को सोच भी नहीं सकते हैं कि किस लेवल तक ये कंडीशन ख़राब हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में चाइना के पास 5 लाख वेंटिलेटर रेडी पड़े हैं। क्या ये कोइंसिडेंस नहीं है? जबकि पूरे वर्ल्ड में वेंटिलेटर की कमी है हर कंट्री में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की आबादी 135 करोड़ के आसपास है और हमारे पास सिर्फ 1 लाख वेंटिलेटर हैं। लेकिन चाइना के पास 5 लाख वेंटिलेटर हैं जो वो दूसरी कंट्रीज़ को एज मेडिकल इक्विपमेंट देने को तैयार है, बेचने को तैयार है। वो उनके पास बैकअप है।
उनके अपने यूजेज के लिए कितने वेंटिलेटर्स होंगे, ये अभी तक कोई भी इसका कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इसकी कोई अभी तक फाइनल जो है किसी रिपोर्ट में नहीं आया है कि वो कितना है। अब अगर हम बात करें, चाइना ने जो वेंटिलेटर्स बनाए हैं वो सप्लाई तो कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, लेकिन वो वेंटिलेटर्स जो हैं, वो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो इतने घटिया क्वालिटी के हैं कि इटली ने और फ्रांस ने ये ऑलरेडी जो है फर्स्ट इसका इंस्टॉलमेंट लिया था उनसे। जो फर्स्ट मंगवाया था, एक मशीन मंगाई थी, उसमें कुछ इशू आया और उन्होंने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया। और अगर हम बात करें मास्क की, तो तकरीबन 5 करोड़ मास्क चाइना ने बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं, जो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करने के लिए एज ए बिज़नेस मॉड्यूल। लेकिन वो मास्क इतनी घटिया क्वालिटी के हैं कि ऑलरेडी 2 कंट्रीज़ ने उसे जो है क्वालिटी में रिजेक्ट करके उसे वापस हैंड ओवर कर दिया है। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि चाइना जो है एक बिजनेस मॉड्यूल के रूप में उभर के तो आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो ना उनके मेडिकल इक्विपमेंट्स में कोई ऐसी क्वालिटी है जिसे कोई भी कंट्री जो है अपने पास एक्सेप्ट करेगी, ना उनके पास जो मास्क की क्वालिटी होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चाइना इस टाइम सिर्फ ये चाहता है कि किसी भी तरीके से पूरे वर्ल्ड को कोई भी चीज़ दे दी जाए, और शायद इसकी कोई टेस्टिंग नहीं करेगा, कोई क्वालिटी नहीं करेगा, जो कि मेरे हिसाब से ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। शायद कोई भी कंट्री ऐसा होने नहीं देगी कि बिना किसी क्वालिटी चेक के या बिना किसी ऑडिट के जो है वो कोई भी इक्विपमेंट जो है एक्सेप्ट कर ले। अब ये सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन में सबसे बड़ा जो हथियार चाइना ने बनाया है वो डब्ल्यू एच ओ को बनाया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। क्योंकि सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था कि ये महामारी नहीं है और ये बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट से फैलता नहीं है। अब इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो चाइना ने डब्ल्यू एच ओ को इन्वॉल्व करके पूरा फ़ायदा उठाया, और इस तरीके से सिचुएशन जो है पूरी की पूरी जो है डिज़ास्टर में बदलती गई। अब ऐसी सिचुएशन में चाइना ने एक दूसरा स्टेप ये लिया कि चाइना अब $3 करोड़ जो है फाइनेंशियल हेल्प करने जा रहा है डब्ल्यू एच ओ को। एक अनाउंसमेंट हुई थी, जो चाइना के फाइनेंस ऑडिटर्स ने ये अनाउंसमेंट की थी कि तकरीबन 3 करोड़ डॉलर जो है उसे फाइनेंशियल हेल्प देने की बात हो रही है डब्ल्यू एच ओ को। अब अगर हम बात करें, जबकि पूरी दुनिया जो है डब्ल्यू एच ओ को कोई भी हेल्प देने को तैयार नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हेल्प हो, पूरी दुनिया में अब डब्ल्यू एच ओ को कोई हेल्प नहीं कर रहा चाइना के अलावा। तो अब ऐसी करंट सिचुएशन में क्या हम ये नहीं मान सकते कि चाइना जो है एक तरीके का बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है? क्योंकि इस सिचुएशन में जब सारी कंट्रीज़ लॉकडाउन पे हैं, वहाँ पे ऑफिस खुले हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, और हर तरीके की जो है वहाँ पे फर्म्स स्टार्ट हो चुकी हैं, और पूरे वर्ल्ड में जब इतना बड़ा डिज़ास्टर फैल चुका है और वो अपने नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है चाइना, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। अब अगर हम बात करें कि चाइना ने ये शुरुआत कहाँ से की, 1980s के टाइम पे, जब अमेरिका जो है बहुत बड़े कह सकते हैं कि अमेरिका का पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ दूसरी दुनिया को, दूसरे कंट्रीज़ को नीचा दिखाने में, उन पे अटैक करने पे उनका सारा जो ध्यान था। उस टाइम पे चाइना ने आ, एक तरीके से कोलैबोरेशन करना शुरू किया ऐसी कंट्रीज़ के साथ जहाँ पे जो है निवेश करना शुरू किया जहाँ पे पैसा बहुत ही कम था, और उन्हें लगता रहा कि वहाँ पे उन्हें पैसा निवेश करने से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, काम बहुत होगा और वर्किंग आवर्स बहुत मिलेंगे। अब उसी टाइम पे अमेरिका ने भी चाइना के साथ कोलैबोरेशन किया था, और उस टाइम पे अमेरिका को ऐसे बड़े देश की ज़रूरत थी जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो चाइना उस टाइम पे वो ऐसा देश था जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा अ, चाइना ने जो जिन देशों पे एक तरीके से कह सकते हैं हम कि इन्वेस्टमेंट की, वो देश थे श्रीलंका, बांग्लादेश, यूक्रेन, पाकिस्तान। ऐसे देश जहाँ पे उन जिनकी करेंसी स्ट्रांग नहीं थी, जिनके पास जो है लेबर थी, लेकिन कह सकते हैं कि सस्ती लेबर थी, और लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत थी। तो चाइना ने उन कंट्रीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो जितनी भी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में पूरे चीज़ों का प्रोडक्शन होता है,
उसका 28.4% जो है प्रोडक्शन चाइना में ही किया जाता है। मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँगा। ये एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा जो मैंने एक वेबसाइट से चेक किया था कि पूरे दुनिया का जितना प्रोडक्शन होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है वो चाइना ही करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि चाइना की प्रोडक्शन यूनिट्स के बारे में, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चाइना जो है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन यूनिट है, या कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब जिस स्पीड से चाइना आगे बढ़ रहा है, और अगर सिर्फ आप 20 साल अगर आप रुकें, तो चाइना एक ऐसी शक्ति और एक ऐसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा, शायद हम अमेरिका को उस लेवल पे सोच भी नहीं सकते हैं। और ये कह सकते हैं हम कि चाइना में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी के बारे में अब पूरी दुनिया में शायद वो नंबर वन बन जाएगा। अगर हम बात करें इकॉनमी की, तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2009 तक वर्ल्ड इकॉनमी का सबसे बड़ा हिस्सा ऑलरेडी बन चुका था। फिर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में, तो 2011 में एज़ पर दिस रिपोर्ट 2011 में ये सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। 2012 में चाइना अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक देश डिक्लेयर कर चुका था। फिर हम बात करें, एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें 2016 में अगर हम बिलियनर्स की गिनती अगर हम करें, तो चाइना ने अमेरिका को पछाड़ दिया। उसमें चाइना में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स जो है 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। अब अगर हम बात करें कि हमें चाइना को रोकना चाहिए या क्या हम चाइना को रोक सकते हैं, ये बात कहना और इस बात पे अमल करना, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि जितना प्रोडक्शन चाइना में होता है उतना प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं या कोई भी कंट्री चाहती है कि हमें जो है चाइना से अब कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करानी है या चाइना से चीज़ें इंपोर्ट नहीं करवानी है, तो उसे पहले अपनी कंट्री में सब्सिट्यूट्स बनाने होंगे, सस्ते सब्सिट्यूट्स, क्योंकि जितना सस्ता प्रोडक्शन, जितनी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है कोई और कंट्री नहीं करती है। तो अगर हमें चाइना को पछाड़ना है, मैन्युफैक्चरिंग हब के टैग को उससे छीनना है या हटाना है, तो हर कंट्री को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी कंट्री में ही खोलनी होगी, ताकि चाइना से आपको कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर ना करानी पड़े, आपको अपनी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप ना करनी पड़े, और आप अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है या मैन्युफैक्चरिंग जो है अपनी कंट्री में ही करें, ताकि आपकी कंट्री के लोगों को ही रोज़गार मिले, वहाँ की इनकम जो है बढ़े, वहाँ का रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे आपकी कंट्री के लेबर को या आपकी कंट्री के एम्प्लॉयज़ को ही जो है फ़ायदा मिले। आज की डेट में जिस तरीके से बाहर जो है हम आउटसोर्स कर रहे हैं चीज़ों को या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, तो उससे एक तरीके से फ़ायदा जो है वो चाइना को ही हो रहा है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे लगाते हैं, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को नौकरी मिल रही है, फ़ायदा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लेकिन हमारी अपनी कंट्री जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है, हम उसे यहाँ नहीं खोल रहे, तो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए भी नुकसान है, यहाँ पे लेबर के लिए भी नुकसान है। तो शायद अब ये ऐसा टाइम आ चुका है कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, सोचना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध बन चुका है जिसके बारे में कल्पना करना जो है हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये कुछ महीनों का युद्ध है, ये आने वाले कम से कम 3 से 5 साल का युद्ध है। अगर ये लॉकडाउन सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में ख़त्म भी हो जाती है, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का जो हम अभी लोगों को समझा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, क्या वो चीज़ 3 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी? क्या ये हम नॉर्मल अपनी लाइफ पे वापस आ पाएंगे, जैसे हम नॉर्मल अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं या फिर लोगों के साथ गैदरिंग में जाते हैं, क्या वैसा हो पाएगा? अगर इसकी हम बात करें तो नहीं, आने वाले 2-3 सालों में भी ऐसा नहीं हो पाएगा। और अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कल ये चीज़ डिक्लेयर कर दी है न्यूज़ में कि इस साल के एंड तक ही वैक्सीनेशन आ पाएगा, उससे पहले कोरोना वायरस का कोई भी वैक्सीनेशन नहीं आ पाएगा। तो अब ये सिचुएशन है जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी, अपने परिवारों की। और अगर हम बात करें कि
हमारे देश के लीडर्स को अब ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को सही करें, दूसरे के देश के छोड़कर अपनी देश के बारे में सोचें। और जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, मेक इन इंडिया का जो मोदी जी ने एक टैग शुरू किया था, एक कह सकते हैं प्रोत्साहन देने के लिए एक जो है शुरू किया था प्रोडक्शन, वो अब एग्जैक्टली हमें पूरे अपनी हर स्टेट्स में करवाना होगा, हर जगह कराना होगा। एक तरीके से कह सकते हैं हर कंट्री को अपने स्टेट्स पे सिटीज़ पे करना पड़ेगा, ताकि हमें चाइना से कोई भी चीज़ जो है प्रोडक्शन ना करानी पड़े, मैन्युफैक्चर ना करानी पड़े, और चाइना से हमें चीज़ें लेना ऐसे बंद कर सकते हैं हम कि हाँ उसका हम सब्सिट्यूट बना पाएँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि इसमें क्या सिचुएशन है हमारी कंट्री की या वर्ल्ड की। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। दिस इज़ मनीष तहीम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।